हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुलशन लाइब्रेरी में। अगर आप बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि बिहार का भूगोल कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के खंड से हर साल कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस विशेष क्लास में हम ऐसे टॉपिक की गहराई से चर्चा करेंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार के रामसर स्थल को देखेंगे, यानी कि रामसर साइट इन बिहार। दोस्तों, याद्र भूमि यानी कि वेटलैंड वो दलदली पानी से ढका हुआ इलाका होता है जिसे पृथ्वी का गुर्दे यानी कि किडनी ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये पर्यावरण को साफ रखते हैं और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाते हैं। पूरी दुनिया में इन्हें बचाने के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। अगर अपने राज्य हम बिहार की बात करें तो बिहार में पहले मात्र एक रामसर साइट था, लेकिन पिछले कुछ समय में नए स्थलों के जुड़ने के बाद अब बिहार में 6 प्रमाणित रामसर स्थल हो गए हैं। आज के इस क्लास में हम सभी 6 रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिहार के वो 38 ज़िले हैं और इसी में 6 रामसर साइट का है, जिसमें पहला हमारा कांवर झील है, जिसे कंवरताल भी कहा जाता है, और ये स्थित बेगूसराय में है। बिहार के सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध रामसर स्थल से जिसका नाम है कांवर झील, इसे साल 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया और देश का 39वां रामसर स्थल बना। बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है ये। इसकी कुछ खास बातें जिसे हम देख लेते हैं और इससे प्रश्न भी आने का संभावना है। जो कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है, जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण मियांड्रिंग के कारण हुआ है। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया और रूस से हज़ारों किलोमीटर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं, जो कि अपना करीब कुछ दिनों तक यहाँ पर ठहरते हैं। यह अत्यंत लुप्तप्राय वाइट स्पम्ड वल्चर यानी कि सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध का भी प्रमुख स्थान रहा है। विसर्पण का मतलब जैसे हम बता सकते हैं कि जैसे अगर कोई नदी है, यहाँ से वो जिस तरीके से बह रहा है तो ये लगातार बहते ये नदी ऐसे हो जाता है, उसके बाद यहाँ से एक नया धारा निकल जाता है। तो यहाँ पे जो स्थिति बनता है ये इसी को नदी का मियांड्रिंग बोला जाता है। मियांड्रिंग से बनता है, यानी कि नदी अपना रास्ता बदल चुका है, उसके बाद यहाँ पे जो बच जाता है उसी में आर्द्र भूमि का रूप ले लेता है। और आगे हम बात करें तो दूसरा जो कि हमारा रामसर स्थल नागी पक्षी अभयारण्य है, जो कि जमुई जिला में स्थित है। और ये नागी पक्षी अभयारण्य जो कि 2024 में रामसर स्थल में शामिल हुआ या फिर रामसर स्थल घोषित किया गया। यह मूल रूप से एक मानव निर्मित जलाशय है, रिजर्वॉयर है, जिसका निर्माण पहाड़ी और सूखे जंगलों के बीच पानी के संचय के द्वारा किया गया है। यह आर्द्र भूमि सर्दियों में बार हेडेड गीज यानी कि जैसे प्रवासी पक्षी जिनके लिए बेहद सुरक्षित और बड़ा बसेरा बनती है। यहाँ बिहार का प्रसिद्ध करवल पक्षी महोत्सव भी आयोजित किया जा चुका है। अगर हम मानव निर्मित जलाशय की बात करें तो जैसे क्या होता है कि अगर ये तरफ से ऐसे पहाड़ बना हुआ है और यहाँ से अगर जैसे क्षेत्र बना हुआ, इधर जंगल हो गया पूरा तरीके से, तो यहीं पे बहुत बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया और ये जो क्षेत्र बचता है, ये दोनों जितना क्षेत्र ये बचा है, इसी को रिजर्वॉयर कहा जाता है। और इसमें बहुत सारा पानी का मात्रा जमा हो जाता है, जिससे कि रिजर्वॉयर बन जाता है। और आगे का बात करें हम अगले रामसर स्थल की, जो कि नकटी पक्षी अभयारण्य है, यह भी जमुई जिला में स्थित है। और ये नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि नागी के नज़दीक में ही है और यह भी नागी के साथ ही रामसर सूची में जोड़ा गया था। यह भी मानव निर्मित जलाशय है जो मूल रूप से कृषि सिंचाई यानी कि कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है, धान गेहूँ इन सब वगैरह के लिए। लेकिन समय के साथ यह जलाशय वनस्पति, मछलियों और दुर्लभ प्रजातियों के एक बहुत ही समृद्ध और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम उसे कहा जाता है जैसे कि कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे अगर मानते कोई छोटा मेढक हो गया, मेढक के बाद सांप हो गया, सांप के बाद गिद्ध हो गया, गिद्ध के मरने के बाद फिर दोबारा से यही प्रक्रिया फॉलो होता जाता है। चींटी हो गया, तो ये प्रक्रिया फॉलो होता जाता है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और ऐसे रहने से क्या होता है कि छोटे छोटे जितने कीड़े होते हैं या फिर छोटा जैसा चीज़ होता है उसे पक्षी या फिर मछली द्वारा खा लिया जाता है और वही मछली को उससे बड़ा मछली, बड़े पक्षी के द्वारा किया जाता है। और यह धीरे धीरे ऐसे मतलब एक सर्कल बन जाता है, एक वनस्पति और मछलियों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है, जिससे कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपने आप इस
जो जलाशय होता है उसको सुरक्षा भी मिल जाता है। आगे हम अगर बात करें कि चौथा का, तो जो गोखुर जलाशय है जो कि बक्सर जिला में स्थित है। बक्सर जिले में स्थित गोखुर जलाशय जो बिहार के नए रामसर स्थल में शामिल किया गया है, यह गंगा नदी के ठीक दक्षिणी मैदान में स्थित है। प्राकृतिक गोखुर झील है। यह आर्द्र भूमि स्थानीय जलीय जीवों और ख़ास तौर पर सर्दियों में आने वाले मध्य एशियाई प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षण है और बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, संरक्षण में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। यह बक्सर क्षेत्र के भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए एक जीवन रेखा है। और ग्राउंड वाटर से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र में अगर पानी जमा हुआ है बहुत बड़े एरिया में, तो उस नीचे का भी ग्राउंड वाटर ऑलरेडी से पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा रहने का कारण कि आसपास के लोगों को अगर जब नलकूप या फिर चापाकल इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ग्राउंड वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और इससे बक्सर के क्षेत्र में, बक्सर वाले एरिया में इससे बहुत लाभ हो रहा है, लोगों को पानी पीने का समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और अगर हम आगे बात करें तो उदयपुर झील, हाल ही के बीपीएससी एग्ज़ाम में उदयपुर झील के बारे में भी पूछा गया। उदयपुर, ऐसा लगता है कि उदयपुर राजस्थान का क्षेत्र है, लेकिन उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण की बात करें तो जैसे कि ये हमारा बिहार का मैप हो गया, तो उसके बाद ये वाला एरिया जो है ये पश्चिम चंपारण होता है। ये कैमूर वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया। ये यहाँ पे पश्चिम चंपारण, ये बीच से गंगा नदी निकलती है जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित पश्चिम चंपारण जिले में है। यह झील गंडक नदी की बात करें तो जैसे ये यहाँ पे गंडक और यहीं से बूढ़ी गंडक निकलती है, तो ये गंडक नदी का क्षेत्र है। गंडक नदी के पुराने और छोड़े गए रास्ते से बनी प्राकृतिक गोखुर झील है। गंडक नदी क्या होता है, बहुत वर्षों से बह रहा है, तो उसका क्या होता है कि अगर वो अपना मियांडरिंग के कारण, जैसे एक रास्ता से पहले बह रहा था तो उसका धीरे धीरे से रास्ता चेंज होता चला गया, तो वही रास्ते में जो इतना बच गया था वही उसी में निर्माण हुआ यह झील। और इसे उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगलों में से घिरी हुई है, जिसके कारण यहाँ मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम हुआ है और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत समृद्ध है। और अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो भी है वो भी पश्चिमी चंपारण के वाले क्षेत्र में ही दिखेगा, और वहीं पे ये भी आसपास में ही है। आगे की बात करें तो छठे की बात करें, जिसमें कि गोगाबिल झील है जो कि कटिहार जिले में स्थित है। बिहार का छठा और अंतिम रामसर स्थल है कटिहार जिले का यह गोगाबिल झील। यह महानंदा नदी और गंगा नदी के मैदानी इलाकों के बीच स्थित है और एक बहुत बड़ी और अस्थायी आर्द्र भूमि है। मुख्य परीक्षा में सबसे ज़रूरी फैक्ट्स यह है कि गोगाबिल बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कि कम्युनिटी रिजर्व भी है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे वहाँ के लोग तो करेंगे ही, सरकार के लोग वहाँ पे आपस, मतलब उस एरिया में जो निवास कर रहे हैं लोग, उनका भी सहायता मिलेगा इसमें, जिसमें कि ग्रामीण समुदाय के लोग हो गए और सरकार के लोग दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग एक दूसरे के अपने कर्तव्यों को समझेंगे और वहाँ पे अनैतिक गतिविधि नहीं करेंगे या फिर पक्षी वगैरह को मारना हो गया या फिर ऐसे चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि रामसर स्थल को नुकसान हो रहा है। अगर हम एक नज़र में सारे रामसर स्थल को देखें तो जिसमें कि पहला हमें मिलता है यहाँ पे कवरताल जो कि बेगूसराय में स्थित है। यह ताजे पानी का प्राकृतिक झील भी है, प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास और गंगा बेसिन के आर्द्रभूमि से बना हुआ है। दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई जिला में स्थित है, पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि। 200 प्लस प्रजाति के लिए पक्षी, 200 प्लस प्रजातियों का पक्षी पाया जाता है यहाँ पे। स्थानीय जैव विविधता के बहुत समृद्ध है यहाँ पे। तीसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है। उदला जल क्षेत्र पर पक्षियों का स्वर्ग, शीतकालीन प्रवासी छतरी पक्षियों का ठिकाना है यहाँ पे, संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। चौथा गोखुर जलाशय की बात करें जो कि बक्सर में है, यहाँ पे बक्सर जिला में स्थित है। मानव निर्मित प्राचीन जलाशय है, सिंचाई व जैव विविधता के लिए उपयोगी है। जल पक्षियों का प्रमुख आवास है, यानी कि घर है उनका। पाँचवा उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, जो कि उदयपुर झील यहाँ पे पश्चिम चंपारण वाले क्षेत्र में स्थित है और प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। जंतु भी यहाँ पे निवास करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही अधिक संतुलन पाया गया हुआ है। और हम कौन से ईयर में कौन सा ऐड किया गया है तो एक बार, और एक लास्ट में एक गोगाबिल झील है जो कि हाल में लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला है ये ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। अनेक जलचर प्रवासी पक्षी का घर है। कटिहार के पारिस्थितिकी रत्न यानी कि आभूषण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस क्षेत्र के लिए। कवरताल को 2000 में शामिल किया गया। नागी पक्षी अभ्यारण्य को 2024 में, नकटी को भी 2026 में। नागी नकटी एक ही है। अब नाम देखिएगा, ना से दोनों है तो आप जमुई का क्षेत्र मार दीजिएगा। गोखुर जलाशय बक्सर में जो कि 2025 में हुआ था। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। यहीं पे हमारा भारत का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। बिहार का
टाइगर रिजर्व भी है वाल्मीकि इस क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण, और गोगाबिल झील जो कि कटिहार जिले में स्थित है। तो आपका हो गया नागी नकटी यानी कि जमुई में, पहला कवरताल बेगूसराय में हो गया, और इधर गोकुल जराशय बक्सर में हो गया, उदयपुर पश्चिम चंपारण, गोगाबिल कटिहार में हो गया। वहीं अगर हम नदियों की बात करें तो ये जैसे गंगा नदी होगी, ये गंडक, बूढ़ी गंडक, और यहाँ पे सोन हो गया, और इस तरफ से आगे हम बात करें तो ये बागमती हो गई, ये कमला हो गया, कोसी, और इस तरफ महानंदा, सोन, यहीं आसपास पुनपुन, यहाँ पे फल्गु नदी, और ये हो गया नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, कवरताल बेगूसराय में। और अगर हम आगे बात करें तो जो कि बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये बीपीएससी के प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंस के लिए इसे बचाव कार्य या फिर इसके लिए क्या क्या चुनौती है, तो चुनौती के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जिसमें कि अतिक्रमण और कृषि विस्तार, जनसंख्या के दबाव के कारण लोग झील के किनारे वहाँ के सुखा कर या फिर पानी को हटा कर क्लीन करके वहाँ पे खेती करने लग गए हैं और घर बना रहे हैं। कांवर झील धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, कि जैसे पहले बड़ा क्षेत्र था वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग का अतिक्रमण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ में गाद की समस्या है, क्योंकि बिहार में नदियाँ अपने भारी मात्रा में गाद मिट्टी ऊपर से, जैसे अगर कोई नदी ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से जितना भी वो सारा चीज़ गाद वगैरह वहाँ पे लेके आएगा, और धीरे धीरे इस क्षेत्र में जमा करते करते वो नदी आगे बढ़ेगी। इससे भी झील की गहराई कम हो रही है, क्योंकि और धीरे धीरे झील सूख रहे हैं। प्रदूषण और यूट्रिफिकेशन, यानी कि खेतों में जो इस्तेमाल होने वाला रासायनिक उर्वरक है या फिर कीटनाशक है, वो दोनों बहकर झीलों में आता है, जिससे कि पानी का पोषक तत्व मात्रा बहुत बढ़ जाता है, जिससे जंगली घास और जलकुंभी जैसे फूल को ढक देती है। यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियाँ जीवित रहने के लिए कगार पे नहीं रहता है, मछलियाँ मरने लग जाती हैं, क्योंकि मछली को ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिससे कोई चीज़ अगर ढका हुआ है पानी से अगर वो पहले से ढक गया है तो उसके अंदर जो मछली निवास कर रहा है ऊपर से ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो उसे सांस लेने में समस्या आ सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो अवैध शिकार, यानी कि सर्दियों में जो पक्षी साइबेरिया से या फिर कहीं दूसरे राज्य से, दूसरे देश से वहाँ पे जाता है, स्थानीय लोग उसका अवैध शिकार कर रहे हैं खाने के लिए, या फिर जो भी व्यापार या फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। हम अगर इसके संरक्षण के उपाय देखें तो इसमें कि लोगों को सामूहिक भागीदारी होना चाहिए, जिसमें कि कटिहार के गोगाबिल झील की तरह, जैसे कि हाल ही में हमने देखा था कि गोगाबिल झील जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों, सरकार दोनों मिलकर काम करे, तो दोनों मिलकर जब काम करेगा तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और अन्य झीलों को भी कम्युनिटी रिजर्व या फिर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग खुद इसके रक्षक बन जाए। यानी कि जब जैसे कोई इंसान को अगर आप ये घर पे बोल दोगे कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि इसको ध्यान रखना, तो वो इंसान उसे किसी गलत नज़रिए से नहीं देखा और उसे और अच्छे से रखना या फिर अच्छे से समेट कर रखने का प्रयास करेगा। तो ये फ़ायदा होगा इससे। और इको टूरिज़्म, यानी कि इन रामसर स्थलों को पर्यावरण अनुकूल पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को राजस्व यानी कि रेवेन्यू भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल इन झीलों के संरक्षण या फिर इसके अच्छे से विकास, इसके देख रेख के लिए किया जा सकता है। साथ में आगे की हम बात करें तो इसमें सख्त कानून का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इन झीलों के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार के कचरा डंपिंग या फिर अवैध निर्माण पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। कचरा यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कि गाड़ी वगैरह या फिर ऐसा चीज़ में भर कर दिखे कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो आर्द्र भूमि है तो वहाँ पे जाकर कचरा फेंक दें, डंपिंग कर दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप अपने आंसर में अगर आप लिख रहे हो तो यह बेहद आवश्यक होगा कि आप अपने टॉपिक को ऐड कर सकते हैं ये बीपीएससी के पीटी में भी और मेंस में भी। चुनौती और संरक्षण के लिए आप देख सकते हैं ये बिहार के ये 6 रामसर स्थल ना कि हमारे सिर्फ पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि बिहार की प्राकृतिक विरासत भी है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हमने बिहार के सभी रामसर स्थल को बेहद विस्तार पूर्वक समझा है और हमने पीटी और मेंस के तरीके से भी देखा है। और आपके लिए हम 2 प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं, जिसका कि आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है और वह किस ज़िले में स्थित है। और दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार के किस रामसर स्थल को पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कि कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी बीपीएससी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं
अपने दोस्त या फिर ग्रुप स्टडी ग्रुप सभी को भेजें और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।